वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम। तो आज के सेक्शन में हम पढ़ने जा रहे हैं वापस कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें भी लॉन्ग आंसर, वेरी लॉन्ग आंसर वाले। ठीक है, बेसिकली जो 5 मार्क्स में नहीं आते सेक्शन सी में, अगर केस स्टडी बेस आया तो ठीक है, पर आजकल पता है कि पैटर्न कभी कभी चेंज हो जाता है। अब सिंस वापस पेपर ओल्ड पैटर्न में होगा तो 4 सेक्शन में हर चीज डिवाइड हो जाएगी। तो ये कौन सा सेक्शन है? आखिरी वाला, जिसमें 5 मार्क्स क्वेश्चन रहते हैं। कौन से चैप्टर के? चैप्टर नंबर 6, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये सारा डिस्कशन कहां होने वाला है? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है आपको फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। एंट्रेंस एग्जाम से याद आया, ये चैप्टर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम फेवरेट टॉपिक है एंट्रेंस एग्जाम वालों का, और साथ साथ में बोर्ड का तो है ही। सबसे ज्यादा वेटेज यही वाली यूनिट लेके जाती है अगर 12 बोर्ड के बुक के या सिलेबस के बारे में बात की जाए तो। और बहुत ज्यादा टेक्निकल, लॉजिकल, एनालिटिकल, हर टाइप के क्वेश्चन, रीजनिंग, सारे इसी चैप्टर से बनते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जब भी हम क्वेश्चन देखेंगे क्या करेंगे? की वर्ड को करेंगे अंडरलाइन। तो देखो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन? तो अब सीधा सीधा ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, एक्सप्लेन करो। मतलब पूरा स्क्रैच से बताओ, मशीनरी बताओ कि कौन से एंजाइम से अलग अलग स्टेप में क्या क्या इन्वॉल्व है, हर चीज इन डिटेल बतानी है। और साथ में तुम्हारी बुक में रेप्लिकेशन फोक का डायग्राम दिया हुआ है तो वो भी बना के आना है। हुआ क्लियर? चलो, हाउ डिड मेल्सन एंड स्टाल प्रूव इट एक्सपेरिमेंटली? अब देखो उन्होंने साथ साथ में मेल्सन स्टाल का एक्सपेरिमेंट भी पूछ लिया, इसलिए 5 मार्कर क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब याद रखना है क्या क्या पूछा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आंसर करना। सबसे पहले मेल्सन एंड स्टाल परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग ई कोलाई टू प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। अगर याद होगा तुमको तो मैंने बताया था इस चैप्टर का भी सेम वही करना है। अगर नहीं किया है तुमने, वो पेज नहीं बनाया तो अब बना लो, अभी भी लेट नहीं हुआ है। क्या करोगे? चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 का साइंटिस्ट का नाम लिखो, क्या उन्होंने प्रूव किया, एक्सपेरिमेंट क्या किया, हाइपोथेसिस क्या दी, जो भी है उसका टॉपिक वो लिखो। अगर वो टॉपिक किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है तो प्रिंसिपल लिखो। साथ में उन्होंने कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म वो लिखो। अगर 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे तो उसके बारे में मेंशन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं। ठीक, तो चलो देख लेते हैं वापस क्वेश्चन को। तो सेमी कंजर्वेटिव टेक्निक या एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था? मेल्सन एंड स्टाल ने। हाइपोथेसिस किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने, कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होता है, उन्होंने एक आइडिया दिया था, पर उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था? मेल्सन एंड स्टाल ने। क्या ऑर्गेनिज्म यूज किया था उन्होंने? ई कोलाई। क्या प्रूव करने के लिए कि डीएनए रेप्लिकेट होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड से, मतलब एक स्ट्रैंड पुराना चलता है, एक स्ट्रैंड नया आता है। ठीक, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्व हुआ है क्या, पर आधा ही कंजर्व हुआ है। तो 2 स्ट्रैंड का बन गया क्या? 2 अलग अलग स्ट्रैंड बन गई, पर इसकी नई स्ट्रैंड बनी, इसकी भी नई स्ट्रैंड बनी। तो जो न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हुई उसमें एक ओल्ड डीएनए पेरेंट डीएनए, एक न्यू डीएनए, मतलब कौन सा? तुम्हारा डॉटर डीएनए। ठीक, कैसे किया था? दे ग्रू ई कोलाई इन मीडियम कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले कैसे अमोनियम क्लोराइड में उगाया था? जो हैवी आइसोटोप था। याद रखना है यहाँ पे N15 N14 रेडियो एक्टिव नहीं है। क्या है ये? हैवी आइसोटोप से डेंसिटी वाइज अलग अलग आइसोटोप है। अगर इनका मैं सीजियम क्लोराइड सेंट्रिफिकेशन करूंगी तो N15 का जो बैंड है वो मेरे को नीचे मिलेगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन में जो N15 वाला है वो हैवी आइसोटोप है। वहीं जो रेगुलर में नाइट्रोजन यूज होता है वो N14 वाला यूज होता है, तो वो ऊपर दिखेगा, लाइट है। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल किसके ऊपर था? डेंसिटी बेस्ड सेंट्रिफिकेशन, मतलब नाइट्रोजन वेट वाइज अलग अलग था, तो सीजियम क्लोराइड सेंट्रिफिकेशन के टाइम में मुझे अलग अलग बैंड्स दिखते। हुआ क्लियर? तो सबसे पहले उन्होंने किस में उगाया? N15 वाले मीडियम में उगाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसका सेंट्रिफिकेशन किया, तो बैंड कहां मिला? एकदम नीचे मिला, क्योंकि वो हैवी आइसोटोप था। फिर क्या किया उन्होंने? पूरा का पूरा मीडियम उठाया, मतलब ई कोलाई को उठाया और अब नए मीडियम में डाल दिया। नए मीडियम में अमोनियम क्लोराइड ही था, पर वहां पे अमोनियम क्लोराइड जो नाइट्रोजन था वो कैसा था? रेगुलर वाला, मतलब N14 वाला। तो देखो जरा, दे सेपरेटेड हैवी डीएनए फ्रॉम नॉर्मल N14 बाय सेंट्रिफिकेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। अब उसको ट्रांसफर कर दिया और वापस इसका क्या लिया? वापस इसका सीजियम क्लोराइड सेंट्रिफिकेशन ऑब्टेन किया। तो अब उनको क्या मिले? दो मिलेंगे क्या? नहीं, अब एक इंटरमीडिएट बैंड मिला, मतलब जो ना ज्यादा हैवी था ना ज्यादा लाइट था, क्योंकि अब जो नया डीएनए फॉर्म हुआ
हाँ समझो बात को वापस, इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा क्या था, N15 से बना हुआ। अब इससे रेप्लिकेट किया तो कैसा रेप्लिकेट किया, एक पुरानी स्ट्रैंड चली और एक क्या हुई, एक नई स्ट्रैंड आ गई। नई स्ट्रैंड कौन सी वाली थी, N14 वाली थी, और ओल्ड वाली कौन सी थी, N15 वाली थी। तो अब ये कैसा कंपाउंड मिला, इंटरमीडिएट कंपाउंड मिला। मतलब अगर इसका उन्होंने सेंट्रिफिकेशन किया होगा तो नीचे कहीं बैंड मिलेगा, है ना, और इन दोनों का सेंट्रिफिकेशन किया तो हमें कहीं बीच में बैंड मिला। तो यहाँ से उन्होंने बताया कि ये दोनों बैंड अलग अलग है, एक है हैवी स्ट्रैंड मिला है जो N15 का है, एक में न्यू स्ट्रैंड मिला है जो इंटरमीडिएट स्ट्रैंड है, और ये यहाँ पे इस जगह जब फर्स्ट टाइम किया तो यहाँ 100% रिजल्ट एक ही स्ट्रैंड मिला जो था इंटरमीडिएट स्ट्रैंड। फिर वापस अब इसी मीडियम पे उगाते रह गए तो वापस होगा क्या, वापस ये सेपरेट होंगी, स्ट्रैंड सेपरेट होंगी कि नहीं होंगी, और वापस न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। ये ओल्ड स्ट्रैंड चलेगी, अब नया स्ट्रैंड आएगा। अब रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे 50-50 उनको मिलेगा। 50-50 मतलब दो पुरानी इंटरमीडिएट की तरह मिलेंगी और अब दो कौन से हो गई जिसमें सिर्फ N14 स्ट्रैंड की ही बनी हुई है। तो यहाँ पे इनको दो स्ट्रैंड मिलेंगे, कैसे, N14 वाले और N15 वाले, मतलब 50% रिजल्ट हो गया। अभी तक 100 था, अब 50 हुआ, और इसको कंटिन्यू करोगे तो 50 का हो जाएगा 25% रिजल्ट, और कंटिन्यू करोगे तो उस 25 का हाफ मतलब 12.5% हुआ। क्लियर, ये कंसेप्ट याद रखना है क्योंकि इसी कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। चलो आगे देखते हैं। द डीएनए एक्सट्रैक्टेड आफ्टर वन जनरेशन ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम N15 मीडियम टू N14 मीडियम हैज हैड एन इंटरमीडिएट डेंसिटी। वही तो पढ़ा, यही तो बोला मैंने, इंटरमीडिएट डेंसिटी है। अब बोलोगे मैम क्या हम यहाँ डायग्राम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो, एनसीईआरटी का डायग्राम में पूरा का पूरा उठा के बना सकते हो, बस वापस लेबलिंग ढंग से करके आना। चलो देख लेते हैं। द डीएनए एक्सट्रैक्टेड आफ्टर 2 जनरेशन कंसिस्टेड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डीएनए, ये वाले के बारे में बात कर रहे हैं। दे प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेट इन सेमी कंजर्वेटिव मैनर, क्योंकि हुआ क्या था, ओरिजिनली N15 ही मिलता था, फिर ओरिजिनली इंटरमीडिएट मिलने लगा N14 N15, मतलब इसका क्लियर प्रूफ हो गया कि जिस मीडियम में उन्होंने चेंज किया तो N14 वाला अब नया इनकोऑपरेट हुआ, और उसको कंटिन्यू किया तो N14 ज्यादा मिलने लगा, मतलब N14 वाले कॉम्बिनेशन ज्यादा मिलने लगे। इसका मतलब क्लियर है कि दोनों बैंड अलग अलग होती जा रही है, दो अलग स्ट्रैंड चल रहे हैं, मतलब दो पुराने स्ट्रैंड चल रहे हैं, जितने भी नए स्ट्रैंड है वो न्यू स्ट्रैंड उस मीडियम का N14 को यूज करके बना रहे। कैसे पता चला, ये सीजियम क्लोराइड डेंसिटी बेस्ड सेंट्रिफिकेशन से हुआ। क्लियर, तो इसमें ये क्वेश्चन तो आ सकता है, डायरेक्ट तो आ सकता है, पर साथ में वो क्या पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट डज द लैकोपेरॉन, अगेन जब मैं लैकोपेरॉन समझा रही थी मैंने बोला था तारे सितारे चंदा तारे जो जो बनाना है सब उठा के बना दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो अब इस पे लॉजिकल भी आता है, एंट्रेंस एग्जाम की बात करो या नॉर्मल में 12th बोर्ड की बात कर लो तो असर्शन रीजन सबसे ज्यादा इस एरिया से बनेगा। स्टेटमेंट 1 और 2 पहचानो कौन सा करेक्ट है नहीं करेक्ट है, इससे बनेगा। अगर एंट्रेंस एग्जाम की सीयूईटी की बात करो तो उसमें भी वो क्या बोलेंगे कि विच ऑफ द अबव 4 स्टेटमेंट, एक इनकरेक्ट है। 4 स्टेटमेंट करेक्ट चलेंगे लैकोपेरॉन में, एक इनकरेक्ट चलेगा, पर उसके लिए पता होना चाहिए कि लैकोपेरॉन क्या है, ठीक। या फिर रीजनिंग, कोई सिचुएशन दे देंगे, फिर वो बोलेंगे बताओ इस सिचुएशन में इस ओपेरॉन का क्या होगा, और कॉम्प्लिकेट करना है क्वेश्चन को, मैं करवाऊंगी इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो और 4 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, तो स्ट्रेट क्वेश्चन हो गया। व्हाट डज लैकोपेरॉन कंसिस्ट ऑफ, अरे ओपेरॉन मतलब क्या, सेट्स ऑफ जीन जो एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर याद करो लैकोपेरॉन किसका है, बैक्टीरिया का है। बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक की जीन कैसे होते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक। अब लैकोपेरॉन में क्या रहता है, एक रेगुलेटरी जीन रहता है, मतलब जो मेन जीन को ऑन एंड ऑफ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आई जीन। तो आई वर्ड कहां से आया है, इनहिबिटर से आया, इंड्यूसर से नहीं, ठीक है। फिर होता है प्रमोटर रीजन, एक होता है ऑपरेटर रीजन। तो ये 4 तो सिर्फ क्या हो गए, रेगुलेटरी जीन। उसके बाद आता है मेन स्ट्रक्चरल जीन जो होता है तुम्हारा लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। अब इसको ऑन करना है, मतलब ये जो ऑपरेटर वाली जगह है वहां पे कौन बाइंड करना चाहिए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ट्रांसक्राइब होना है।
अगर इस जगह पे ये जगह खाली रही तो तुम्हारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाएगा, फिर जो लैग जेड है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना देगा, जो वाई है वो तुम्हारा परमिएज बना देगा और ए जो है वो ट्रांस असाइटाइलेज बना देगा। ठीक है, अब ये क्यों ऑन करना है, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज खत्म हो गया हो, लैक्टोज ही ऑप्शन बचा हो, तो उसने बोला अब लैक्टोज को ही ब्रेक डाउन करके क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ऑब्टेन करनी पड़ेगी। तो लैक्टोज के ब्रेक डाउन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, पर उसके लिए लैक्टोज को सेल मेम्ब्रेन के अंदर लाना पड़ेगा, मतलब परमिएबिलिटी चेंज करनी पड़ेगी सेल मेम्ब्रेन की। उसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, परमिएज, जो वाई बनाता है, और ए उसका फर्दर मॉडिफिकेशन करेगा जो ट्रांस असाइटाइलेज है। ठीक, पर ऑन करने के लिए ऑपरेटर वाली जगह खाली होनी चाहिए, और हमेशा ऑन रहता है क्या ये जीन, नहीं, हमेशा ऑफ रहता है, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम तो जो बैक्टीरिया उसको ग्लूकोज मिल रहा है, वो बोलेगा मैं क्यों जबरदस्ती लैक ओपेरॉन ऑन करूं, मेरे को तो ऑफ चाहिए इस कंडीशन में। इसीलिए जिसके रेगुलेटरी जीन है, जो आई जीन है, जो इनहिबिटर जीन है, वो क्या बनाता है, एक एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए ट्रांसक्राइब करता है, फिर जो क्या करता है, एक प्रोटीन ट्रांसलेट करता है, यही प्रोटीन को हम रिप्रेसर बोलते हैं, और वो जाके कहां अटैच हो जाता है, ओ वाली जगह अटैच हो जाता है। सिंस ओ वाली जगह, ऑपरेटर वाली जगह रिप्रेसर ने ऑलरेडी ब्लॉक करके रखी है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जुड़ नहीं सकता, उस वजह से स्ट्रक्चरल जीन हमेशा ऑफ कंडीशन में रहता है। ठीक, पर सपोज करो, अच्छा एक और चीज, पर ये वाला जो जीन है बहुत कम अमाउंट में हमेशा ऑन भी रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया अज्यूम करके चलता है अगर बुरे दिन आ गए और ग्लूकोज खत्म हो गया और लैक्टोज अगर मीडियम में रहा तो मुझे पूरा कहानी किस पे शिफ्ट करना पड़ेगा, लैक्टोज पे, और फिर उस टाइम इस जीन को बल्क में ऑन करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करवाना पड़ेगा इस जीन को, तो उसके लिए ये वाला जो ये रिप्रेसर है उसको हटाना पड़ेगा। रिप्रेसर को हटाने वाला, मतलब हटाने वाले को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसर बोलते हैं, है ना। और इस केस में इंड्यूसर कौन होता है, खुद लैक्टोज होता है। तो लैक्टोज को सबसे पहले सेल के अंदर लाना पड़ेगा, और सेल के अंदर लाने के लिए वापस परमिएबिलिटी चेंज करनी पड़ेगी, इसीलिए कुछ अमाउंट में ये जीन हमेशा, थोड़े से अमाउंट में हमेशा ये एक्सप्रेस होता रहता है। तो जैसे बैक्टीरिया को पता चला अरे ग्लूकोज खत्म, थोड़े से अमाउंट में ऑलरेडी लैक्टोज लैक ओपेरॉन ऑन है, जीन एक्सप्रेस हो रहा है, तो वो जो लैक्टोज जरा सा था वो अंदर आ गया, अंदर आके इंड्यूसर की तरह काम किया, रिप्रेसर रोकने वाले को रोक दिया, ये वाली जगह रुक गई, तो ये वाली जगह खाली हो गई, यहाँ पे कौन जुड़ गया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और सामने की चीजें क्या हो गई, ट्रांसक्राइब हो गई, लो शुरू हो गया लैक ओपेरॉन। अब बताओ अगर वापस मैं बोलूं कि वापस उस बैक्टीरिया को मिल गया ग्लूकोज, तो क्या करेगा, बट ऑब्वियस वो लैक ओपेरॉन को वापस बंद करवा देगा, तो अब और लैक्टोज को अंदर आने नहीं देगा। सिंस अंदर नहीं आने देगा तो इंड्यूसर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इंड्यूसर बंद हो जाएगा तो ये एमआरएनए ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर ये एमआरएनए ट्रांसलेट हो जाएगा तो ये जो रिप्रेसर है ये अपना काम करने लगेगा और जाके ऑपरेटर वाली जगह बाइंड हो जाएगा, और ये जीन जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। याद करो, तुम पढ़ चुके हो जो लैक ओपेरॉन है वो नेगेटिव मैकेनिज्म पॉजिटिव मैकेनिज्म दोनों से काम करता है। तुम्हारे बुक में नेगेटिव मैकेनिज्म दिया हुआ है, ठीक। तो यही है पूरा क्या, लैक ओपेरॉन, पूरा वर्किंग भी डिस्कस कर ली। अब पढ़ ले आगे, चलो। हाउ इज द ऑपरेटर स्विच टर्न ऑफ एंड ऑफ इन द जीन एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन दिस ओपेरॉन एक्सप्लेन। लो यही तो था, इतना बड़ी कहानी जो पूरी राम कहानी बोली वही तो लिखना है, और क्या लिखना है इसके अलावा। अब मैम डायग्राम बनाए, ऑफ कोर्स बना के आओगे, वापस यहाँ मेंशन नहीं किया उन्होंने ड्रॉ द डायग्राम, पर याद करो मैंने बताया था बायोलॉजी में भले मेंशन हो या ना हो तुम डायग्राम बना के आओगे अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डायग्राम बना हुआ है तो। सिमिलरली एग्जाम्पल भी लिख के आओगे अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक के एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो। चलो तो देख लेते हैं इसका आंसर। लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। मेन क्या है, स्ट्रक्चरल जीन जिसको ऑन एंड ऑफ करना है। क्या क्या आता है उसमें, जेड वाई ए, तो उसको हम बोलते हैं लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। विच ट्रांसक्राइब अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। बताया था ना कि प्रोकैरियोट का आरएनए कैसे होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। वहीं पे यूकैरियोट का आरएनए कैसे होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक। चलो आगे देखो, जीन जेड या लैक जेड भी बोल सकते हो, कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो क्या करेगा, लैक्टोज का ब्रेक डाउन करेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। याद रखो लैक्टोज एक डायसैकेराइड है, दो सैकेराइड से मिलके बना है, उसको तोड़ोगे तो वापस मोनोसैकेराइड मिलेंगे। तीनों तो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, कौन कौन से, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। और जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिक्स होता है तो क्या बनता है, लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर। याद करो लैब जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वो इसी को, दूध को तो दही में कन्वर्ट करता है। याद आया। चलो देखो, जीन वाई या लैक
Y codes for permease and gene A code for trans-acetylase. Promoter, अब P जो लिखा था क्या करता है? The site where RNA polymerase bind for transcription operator act as switch on या ऑफ फॉर द ओपेरॉन. आगे रिप्रेसर जो कौन है? जो आई ने प्रोड्यूस किया एमआरएनए, जो ट्रांसक्राइब होकर ट्रांसलेट हुआ और जाके वापस उसी ऑपरेटर वाली जगह पे जाके जुड़ गया. इट बाइंड टू द ऑपरेटर एंड प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग. याद आया? जिस केस में जब ये जुड़ा हुआ रहता है रिप्रेसर तो जीन स्विच ऑफ रहता है. देखो लैक्टोज इज इंड्यूसर है. इंड्यूसर का मतलब जो रोकने वाले को रोकता है. इस पूरे जीन को स्विच ऑफ किया था, मतलब रोक के रखा था. किसने रोका था? एक रिप्रेसर ने. अब रिप्रेसर को रोक रहा है तो कौन बनेगा? उसको इंड्यूसर बोलेंगे. तो लैक्टोज इज इंड्यूसर दैट इनएक्टिवेट द रिप्रेसर बाय बाइंडिंग टू इट, अलाउ एन एक्सेस फॉर आरएनए पॉलीमरेज टू द स्ट्रक्चरल जीन एंड ट्रांसक्रिप्शन. अब यहां पे याद रखना कि लैक्टोज कैसे रोकने वाले को रोकता है? बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. ठीक है, उसकी वजह से ट्रांसलेशन हो नहीं पाता और रिप्रेसर एमआरएनए से प्रोटीन में नहीं कन्वर्ट हो पाता. सिंस वो प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो वो जाके ऑपरेटर वाली जगह बाइंड नहीं हो पाता. हुआ क्लियर? चलो आगे देखते हैं. अब आया तीसरा क्वेश्चन. तो अब यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे डायग्राम नहीं मेंशन है पर तुम क्या करोगे? ड्रॉ करके आओगे और ये पूरी जितना भी मैंने पूरा मैकेनिज्म बोला सब लिख के आओगे. ठीक है, ऑन एंड ऑफ वाला. चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज एन ओपेरॉन? डिस्क्राइब द मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन एन ओपेरॉन. तो ओपेरॉन मतलब सिंपल, तुम्हारे बुक में तुमने सिर्फ लैक ओपेरॉन के बारे में पढ़ा हुआ है. तो लैक ओपेरॉन वापस मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक ही है, पूछने का स्टाइल अलग है. देखो जरा, तो ओपेरॉन क्या है? इसको स्टार मार्क कर लो, इतने 2 लाइन को, इंपॉर्टेंट है. Operon is a group of controller and structural gene which control the catabolism of a cell genetically. Example lactose operon या lac operon. तुम्हारी बुक में बहुत सारे अलग अलग ओपेरॉन के भी नाम मेंशन्ड है, तुम चाहो तो मेंशन करो. उन्होंने इन जनरल पूछा है कि ओपेरॉन कैसे काम करता है. वापस एनसीईआरटी में सिर्फ लैक ओपेरॉन का फंक्शनिंग दिया हुआ है तो हम लैक ओपेरॉन ही इन डिटेल डिस्कस करके आएंगे. हुआ क्या क्लियर? मेंशन कर सकते हो कि हाँ और वैल ओपेरॉन भी होता है, ल्यूसिन ओपेरॉन भी होता है. ठीक है, ये भी मेंशन कर सकते हो, बुराई नहीं है. पर डिटेल में डिस्क्राइब करके डायग्राम किसका बना के आओगे? लैक ओपेरॉन का. तो चलो स्टार्ट करते हैं. व्हेन इंड्यूसर और लैक्टोज इज एब्सेंट, मतलब क्या हो रहा है कि लैक्टोज है ही नहीं पिक्चर में. तो पिक्चर में नहीं है मतलब सीधा सा लॉजिक कि बैक्टीरिया किस पे फीड कर रहा है? अभी ग्लूकोज पे कर रहा है. तो क्या लैक ओपेरॉन की जरूरत है? ये मेटाबॉलिज्म ऑन करने की जरूरत है? नहीं. मतलब मेटाबॉलिज्म को क्या रखना है? ऑफ रखना है. मतलब स्ट्रक्चरल जीन को ऑफ रखना है. स्ट्रक्चरल जीन को ऑफ रखना है मतलब पूरे ओपेरॉन को ऑफ करना है. ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही जो आई जीन है वो बनाएगा एमआरएनए, एमआरएनए में बनाएगा रिप्रेसर, रिप्रेसर जाके अटैच हो जाएगा ऑपरेटर वाली जगह पर. देखो जरा, the lac regulator gene synthesize a repressor protein by transcription and translation. This repressor protein bind with the operator site of lac operon and blocks RNA polymerase. Thus, RNA polymerase unable to transcribe mRNA and structural gene unable to translate enzyme beta galactosidase. हुआ क्या क्लियर? चलो आगे देखो. When inducer और lactose is present, अब ये पता है ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है? क्योंकि बहुत बार होगा ये कि अगर इसी को एमसीक्यू में कन्वर्ट करना ना टफ लेवल में, तो वो क्या करेंगे? ये तुमको कहानी पूरी दे देंगे क्वेश्चन में और फिर 4 ऑप्शन देंगे. बताओ ये ऊपर की लिखी हुई लाइन या सूटेबल कंडीशन कब होंगी फॉलो? 4 ऑप्शन. जब इंड्यूसर या लैक्टोज एब्सेंट रहेगा. दूसरा ऑप्शन जब इंड्यूसर या लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा. तीसरा ऑप्शन जब ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है. इस टाइप का कॉम्बिनेशन देंगे. इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. तो ठीक है, तो इसमें से क्या याद करना है? ये वाली लाइन को जरूर कहीं नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो. ज्यादा बेटर है कि खुद अपने हाथों से लिख लो तो आज की आज याद हो जाएगा. देखो सेकंड केस क्या है कि जब इंड्यूसर या लैक्टोज क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा. तो याद रखो लैक्टोज प्रेजेंट है ठीक है, पर ग्लूकोज खत्म होना चाहिए तभी लैक्टोज स्विच ऑन होगा. ठीक, अब जैसे बैक्टीरिया है उसके पास लैक्टोज भी है फूड में, ग्लूकोज भी है, वो क्यों मेहनत करेगा लैक्टोज खाने के लिए? वो बोलेगा जब सिंपल सिंपल बनाया हुआ सिंपल फूड रखा हुआ है, रोटी बना के रखी है मम्मी ने तो रोटी खा लो. अब मम्मी ने बोला तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो रोटी बनी हुई खा लो या तो ये आटा रखा है, ये सब चीजें रखे, रोटी बनाओ फिर खाओ. तो वो लोग इतने आलसी हम लोग, हम तो रोटी बना के बनी हुई खाएंगे ना. तो सेम वही बैक्टीरिया की हालत है. अब उसको मैं बोल रही हूँ तुम्हारे पास ग्लूकोज भी है लैक्टोज भी है, बताओ क्या खाओगे? बट ऑब्वियस ग्लूकोज खाएगा वो. इजीली एनर्जी, मोनोसैकेराइड है, ऐसा इतना ज्यादा सियापा नहीं है, डाइजेशन भी करना है, अंदर भी लाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. सिंपल सिंपल प्रोसेस से हो जाएगा. तो याद रखो ग्लूकोज भी है लैक्टोज भी है. जो जीन स्विच ऑन होगा क्या इस कंडीशन में? नहीं होगा, क्योंकि वो किसके ऊपर जाएगा?
ग्लूकोज डाइजेस्ट करेगा, पर वापस एक पॉइंट लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में कि थोड़े से अमाउंट में लैक्टोज अगर प्रेजेंट रहा तो जीन स्विच ऑन होता है, क्योंकि वापस बैक्टीरिया बुरे दिन आएंगे, मतलब बुरे दिन आ सकते हैं, तो ग्लूकोज की जगह में मेरे को लैक्टोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो उसके लिए वो तैयारी करके रखता है। ठीक, तो चलो देख लो कि जब इंड्यूसर या लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा तब क्या होगा। द लैक रेगुलेटर जीन ट्रांसक्राइब एमआरएनए एंड सिंथेसाइज एक्टिव लैक रिप्रेसर प्रोटीन एंड एट द सेम टाइम लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू आइसोमर एलोलैक्टोज. Allolactose bind to the active lac repressor, due to which it is converted to inactive repressor. This inactive repressor is released from operator site of lactoperon and RNA polymerase bind to promoter and start to transcribe mRNA and form beta galactosidase are which convert lactose into glucose and galactose. बस हो गया, ठीक है. Thus presence of lactose determine whether or not lac repressor is bound to operator and gene are expressed or not. तो याद रखो, अगर लैक्टोज रहा ही नहीं, पिक्चर में ही नहीं रहा, तो लैकोपेरॉन ऑफ. अगर थोड़ी सी अमाउंट में रहा तो ये भी थोड़ा सा जीन एक्सप्रेस होता रहेगा. ये तुम थोड़ा ना और ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ोगे. पर सपोज करो एक्सप्रेस हो रहा है, ग्लूकोज भी है, पर वो बोलेगा ठीक है थोड़े अमाउंट में लैकोपेरॉन को चलने दो, माइन्यूट अमाउंट में उसको एक्सप्रेस होने दो, पर मेजर फूड या सोर्स ऑफ एनर्जी कौन रहेगा उस केस में, ग्लूकोज ही बना रहेगा. ग्लूकोज खत्म हो गया, अब जो लैक्टोज जो माइन्यूट अमाउंट में लैकोपेरॉन एक्सप्रेस हो रहा था, अब उसी को बड़े लेवल पे जीन एक्सप्रेशन करवाना है. हुआ क्लियर? चलो तो देख लेते हैं. ये तुमको डायग्राम बनाना पड़ेगा. अभी मैंने ये डायग्राम पूरा एक्सप्लेन किया. वही चीज है, ऊपर वाला क्या है, स्विच ऑफ कंडीशन, नीचे वाला क्या है, स्विच ऑन कंडीशन. याद रखो बोर्ड में हो सकता है पूरा का पूरा डायग्राम दे दे, लेबलिंग गायब कर दे, पूछ ले बताओ प्रमोटर कहाँ है, ऑपरेटर क्या है, जेड क्या कर रहा है, वाई क्या कर रहा है, तो जेड क्या कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई क्या कर रहा है, परमिएज, ए क्या कर रहा है, ट्रांसएसाइटिलेज, आई क्या कर रहा है, एक इनहिबिटर है या एक रेगुलेटरी जीन है जो क्या बना रहा है, एक एमआरएनए बना रहा है. कैसा एमआरएनए, रिप्रेसर, तो ट्रांसक्राइब हो गया. फिर क्या हुआ, उसका ट्रांसलेशन हुआ, तो ट्रांसलेशन से रिप्रेसर बना. अब रिप्रेसर ओरिजिनली जाके ऑपरेटर पे बाइंड होता है, बाइंड हो जाता है तो ये जगह खाली नहीं रहती, उसी वजह से डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जुड़ नहीं पाता. सिंस वो जुड़ नहीं पाता तो ये वाला जीन क्या रहता है, स्विच ऑफ. पर जैसे ही पिक्चर में इंड्यूसर आ गया या लैक्टोज आ गया तो इंड्यूसर कौन है, रोकने वाले को रोकता है. तो रोक कौन रहा है, रिप्रेसर. अब उसको रोक रहा है कैसे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से. तो रिजल्ट ये हो रहा है कि रिप्रेसर इनएक्टिव हो जा रहा है, ये वाली साइड खाली रह जा रही है. सिंस ये वाली साइड खाली रह जा रही है तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जा रहा है और आगे का पूरा क्या कर रहा है, ट्रांसक्राइब कर दे रहा है. हुआ क्या क्लियर इतना? चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 4. What do you mean by semi-conservative nature of DNA replication? Who proved it and how? देखो वापस वही चीज, मतलब समझो बात को. ये जो semi-conservative replication of DNA, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस है. उसके बाद तुम्हारे मतलब ये टॉपिक्स है जो तुम एकदम गिन के टॉपिक्स बोल सकते हो, उस पर 110% क्वेश्चन कंफर्म है. पहला हमने देख लिया ओपेरॉन. अच्छा पहले अगर रेप्लिकेशन से बात करें तो रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव टेक्निक, पूरा मैकेनिज्म भी आ सकता है और किसने कैसे इसको एक्सप्रेस किया या एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया तो वो भी पूरा आ सकता है. दूसरा तुमने देखा रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर भी क्वेश्चंस थे. अब ट्रांसक्रिप्शन में प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन अलग है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन अलग है, इसके ऊपर भी डिटेल क्वेश्चन आ सकते हैं. उसके बाद लैकोपेरॉन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अगर याद हो जीन एक्सप्रेशन प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होता है, मेजर ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होता है. यूकैरियोटिक में 4 जगह होता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे. फिर उसके बाद जब स्प्लाइसिंग होती है तब, फिर जब वो एमआरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर साइटोप्लाज्म में जाने वाला होता है तब, और ट्रांसलेशन में. और चौथा आ सकता है ट्रांसलेशन के ऊपर पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए. तो अभी क्या पूछा है उन्होंने कि बताओ सेमी कंजर्वेटिव टेक्निक किसने कैसे कब क्या यूज करके प्रूव की थी. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए सजेस्ट दैट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन 2 स्ट्रैंड वुड गेट सेपरेट एंड ईच स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट. बाद में वही पेरेंट डीएनए भी बोलते हैं उसको, है ना. For the synthesis of new complementary strand, इसको daughter DNA बोलते हैं. So that after complete replication, each DNA molecule one have parental DNA and one newly synthesized strand. Half the information is conserved over generation. Matthew Milson and Franklin Stahl have performed an experiment using, देखो वापस से मैंने बोला था साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, कौन सा मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज किया है, कैसे किया है, कौन सी एक्सपेरिमेंट प्रूव किया है, सब याद रखना है. तो उन्होंने क्या किया, यूजिंग ई कोलाई टू प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर. तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन.
वापस वही स्टेप है, वापस स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, साथ में डायग्राम भी बनाते चलोगे। कौन सा डायग्राम? अगर इस वाले डायग्राम की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब बोलोगे मैम लिखने के लिए बहुत है, हम कैसे करें? कुछ नहीं करना है, पहले डायग्राम बना दो, चाहो तो इसको 1 2 3 लेबल कर दो और इसकी एक्सप्लेनेशन उस पॉइंट्स में लिख दो, ये भी चलेगा। पर वापस कीवर्ड्स या वो वर्ड्स आने चाहिए जिसके लिए बेसिकली जो चेकर रहेगा वो ढूंढेगा। मार्किंग स्कीम में अगर वो मिल गया, मार्क्स मिल गए, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वापस क्या किया जल्दी बताओ। अब एक एक लाइन पढ़ते हैं, यहाँ कंपेयर करते चलते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? ग्रो किया। किसको? जो उनका मॉडल ऑर्गेनिज्म था। कौन था मॉडल ऑर्गेनिज्म? ई कोलाई। जनरेशंस तक किस में ग्रो किया? एक हेवी आइसोटोप वाले नाइट्रोजन में, मतलब N15 वाले में। पर N15 ऐसे ही मिल गया क्या? नहीं, अमोनियम क्लोराइड के थ्रू मिला। तो देखो क्या लिखा है, दे ग्रू ई कोलाई इन द मीडियम कंटेनिंग N15, जो हेवी आइसोटोप है अमोनियम क्लोराइड, अंटिल N15 हर जगह हर स्ट्रैंड के अंदर ना घुस गया हो, अंटिल N15 was incorporated in the 2 strand of newly synthesized DNA. This heavy DNA can be separated from normal DNA by सीजियम क्लोराइड सेंट्रिफिकेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन, ठीक। तो उन्होंने क्या देखा? सबसे पहले अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो उसको हम कैसे लेबल करेंगे कि दोनों कैसी स्ट्रैंड है? N15। इसको कैसे पता लगा है कि हैवी वाला है? उसका क्या किया भैया? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी बेस्ड सेंट्रिफिकेशन किया, तो हमें कैसा मिला? हैवी स्ट्रैंड मिला। उसके बाद उन्होंने क्या किया? जनरेशन तक उन्होंने उगाते रहे, बीच बीच में टेस्ट करते रहे, ऐसा तो नहीं कहीं लाइट बैंड मिल रहा है, ऐसा तो नहीं कहीं लाइट बैंड मिल रहा है, क्योंकि नॉर्मल में जो हमारे भी सेल के अंदर नाइट्रोजन मिल रहा है वो नॉर्मल वाला आइसोटोप मिल रहा है। नॉर्मल वाला मतलब कौन सा? N14 वाला मिल रहा है। पर उन्होंने इंश्योर किया कि तब तक हम उसको उसी मीडियम में उगाएंगे जब तक N14 का इतना सा भी स्ट्रैंड ना मिले। तो जब उन्होंने देखा कि हाँ बहुत टाइम से ई कोलाई उग रहा है और अब हर उससे जो डीएनए आइसोलेट कर रहे हैं, हर इसमें N15 ही मिल रहा है, तो उन्होंने बोला ठीक है, अब N15 क्या हो चुका है? हर डीएनए में जितनी भी जनरेशन अब नई हो रही हैं उनमें N15 स्ट्रैंड ही आ रहा है या मिल रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? पूरा का पूरा उठाया और अब मीडियम चेंज, किस में चेंज किया? अब ऐसे मीडियम में डाला जिसमें अमोनियम क्लोराइड कौन सा था? नॉर्मल वाला मतलब N14 वाला। तो अब क्या हुआ? अब चेंज होने लगा, क्योंकि अब नया स्ट्रैंड बनने लगा, क्योंकि सेल तो डिवाइड करेगा, तो सेल के पहले क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा, अपना जेनेटिक मटेरियल तो डबल करेगा ना सेल। किस फेज में? एस फेज में वापस। तो अब नया स्ट्रैंड बनाया जाएगा, एक ओल्ड स्ट्रैंड रहेगी N15 वाले, एक न्यू स्ट्रैंड आएगी। अब न्यू स्ट्रैंड आएगी कहां से? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड उसको कहां मिलेगा? मीडियम में। अब मीडियम में अगर न्यूक्लियोटाइड होगा मैंने तो वो बनाएगा न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है। अब उस न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन, अगर याद करो न्यूक्लियोटाइड में जब नाइट्रोजनस बेस रहता है मतलब नाइट्रोजन तो होगा, तो वो नाइट्रोजन कहां से आएगा? N14 वाले से आएगा। हुआ क्लियर? तो अब जब उन्होंने देखा तो उनको एक स्ट्रैंड कैसे मिली? पुरानी। एक स्ट्रैंड नहीं, ये उन्होंने पता नहीं लगाया ऐसे देख के, उन्होंने किससे आइडिया लगाया? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी बेस्ड सेंट्रिफिकेशन से। तो देखो जरा क्या बोला उन्होंने, ये रहा, देन दे ट्रांसफर द सेल इनटू अ मीडियम विद नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड मतलब N14 वाला, and took sample at various time interval and extracted DNA and centrifuged them to measure their density। अब उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ भैया किस में आ रहा है? अब N14 N15 शायद मिक्स आ रहा है, क्योंकि जो DNA मिल रहा है, DNA नहीं, जो डेंसिटी बेस्ड सेंट्रिफिकेशन मिल रहा है उसमें कैसा स्ट्रैंड मिल रहा है? इंटरमीडिएट स्ट्रैंड मिल रहा है। हुआ क्या क्लियर इतना? चलो आगे देखो। The DNA extracted from the cell after 1 generation to transfer from N14 मतलब अमोनियम क्लोराइड 14 ammonium chloride N15 to medium of ammonium chloride of N14 medium had an intermediate hybrid density। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है कि ई कोलाई का डबलिंग टाइम या रिप्रोडक्टिव टाइम या एक सेल डिवाइड करने का टाइम कितना है? 20 मिनट का है। ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है। क्यों? इसी पे आ सकते हैं ढेर सारे न्यूमेरिकल जिसमें वो अज्यूम करके चलेंगे कि ये चीज तुमको पता है और वो बाकी सारे इंफॉर्मेशन भी तुमको पता है। वो सिर्फ क्या बोलेंगे कि N14 में होगा, N15 में ट्रांसफर किया। अब बताओ, अब जैसे यहाँ पे जनरेशन 2 लिखा है, वो बोलेंगे बताओ जनरेशन 5 या 6 में कितना परसेंटेज मिलेगा तुमको N15 वाला। तो उसमें तुमको ये पता होना चाहिए कि डबलिंग टाइम क्या है, ये पता होना चाहिए कि किस रेशो से ये बढ़ रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो चलो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है।
तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आखिरी वाली लाइन जो वो मान के चल रहे हैं कि तुम याद करके आए हो, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गया तो वो बाकी कुछ नहीं देंगे, वो सिर्फ बोलेंगे वापस मैंने बताया कि स्टार्टिंग में बोल देंगे इससे इसमें ट्रांसफर हुआ, N15 से N14 में किया, और अब बताओ छठवीं जनरेशन के बाद क्या हुआ। तो देखते हैं आगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए। तो देखो क्या हुआ, द डीएनए एक्सट्रैक्टेड आफ्टर 2 जनरेशन दैट इज आफ्टर 40 मिनट्स कंसिस्टेड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट डीएनए एंड हाइब्रिड डीएनए। मतलब 20 मिनट के बाद, मतलब टोटल 40 मिनट के बाद जब उन्होंने डीएनए देखा तो हुआ क्या, देखो यहाँ पे एक ही उनको हाइब्रिड मिल रहा था, करेक्ट। मतलब इस यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ 100% रिजल्ट था क्या, इंटरमीडिएट का। अब अगर तुम ध्यान से देखो, यही चीज मैं यहाँ बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। रेड वाला है तुम्हारा N15 वाला, अब ये जैसे ये 2 हैं, ठीक है, ये N15 वाले मैं 15 लिख रही हूँ बस तुमको समझाने के लिए, मैं ब्लू से बना रही हूँ, चलो ग्रीन से ही बना लेते हैं, मतलब और समझ में आएगा। और ये हुआ तुम्हारा N14 वाला। अब ये क्या होगा, ये दोनों अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ गया N14 वाला, यहाँ गया N14 वाला, यहाँ पे सेम गया, यहाँ N15 वाला गया, यहाँ N15। अब ये तो देखो चारों के चारों पुराने स्ट्रैंड चल रहे हैं। अब मुझे बताओ नए स्ट्रैंड बनेगा, हाँ बनेगा, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव है, नया स्ट्रैंड नया बनेगा पूरा। अब पुराना वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट जैसे कंसिडर होगा, तो नया स्ट्रैंड किसका बनेगा, जो नया मीडियम है, जो N14 वाला मीडियम है उसका बनेगा। तो ध्यान से देखो, ये अब नया स्ट्रैंड बना, ये बना कौन सा, N14 वाला, हुआ क्लियर। अब मुझे बताओ इसका रिजल्ट अगर मेरे को बोलना है तो मैं कैसे बोलेंगी, 4 अब नए डीएनए बने, जिसमें से 2 क्या है वापस इंटरमीडिएट, और 2 क्या है पूरा N14 वाले। मतलब अगर इनको बोलूंगी तो एक स्ट्रैंड N14, एक स्ट्रैंड N15। ध्यान से देखो यहाँ वही लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, एक स्ट्रैंड N14, एक स्ट्रैंड N15, ये देखो ये चीज लिखी है। तो अभी भी अब रिजल्ट कैसे हो गया, 50% हो गया। 50% मतलब पहले था पूरा का पूरा 100% मिल रहा था हाइब्रिड, अब पूरा का पूरा 100% हाइब्रिड नहीं मिल रहा है, 50% हाइब्रिड मिल रहा है। 50% क्या मिल रहा है, लाइट डीएनए, जिसमें एक स्ट्रैंड N14 का है, एक स्ट्रैंड N15 का है, ठीक है। सॉरी, लाइट डीएनए एक स्ट्रैंड N14 का है, दूसरा स्ट्रैंड भी N14 का है, और हाइब्रिड वाला एक स्ट्रैंड N14 का है, एक स्ट्रैंड N15 का है। अब बताओ यहाँ पे कहानी सिर्फ 3rd जनरेशन तक थी। अब इसलिए मैं अब तुम बोलोगे मैप पर इसमें 20 मिनट्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा बोल दिया कि बताओ 120 मिनट्स के बाद कितना हुआ, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए 120 मिनट्स को तुम्हें ये पता है कि एक जो डबलिंग टाइम है वो 20 मिनट्स का है। तो 120 मिनट्स मतलब कितना जनरेशन आया होगा, तो 120 डिवाइडेड बाय 20, तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि 6 जनरेशन के बाद की कहानी वो तुमको पूछ रहे हैं, ठीक। तो अब देखो पहले था पहली जनरेशन में, बस अपन को ये याद रखना है, पहली जनरेशन में होता है 100%, दूसरी जनरेशन में उसका आधा, आधा मतलब कितना हो गया 50%, तीसरी जनरेशन में कितना होगा, अच्छा ये किसकी बात कर रही हूँ मैं, इंटरमीडिएट की बात कर रही हूँ, बाकी तो पूरा का पूरा N14 स्ट्रैंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तीसरी जनरेशन में क्या मिलेगा, 50% का आधा, मतलब सिर्फ 25% तुमको मिलेगा N15 वाला, बाकी पूरा का पूरा क्या चलेगा N14 वाला। चौथी जनरेशन में 50% मतलब 25 हुआ था, 3rd जनरेशन में 25 हुआ था, तो 4th जनरेशन में 25% का भी आधा मतलब 12.5। तो देखो यहां से तुम तो सीधे सीधे लॉजिक से निकाल सकते हो। अब 4th जनरेशन हुआ, 5th जनरेशन में 12.5 का भी आधा मतलब 6.25, ठीक है। अब 6th जनरेशन जो उन्होंने पूछा तो 6.25 का भी और आधा कर लो, डिवाइडेड बाय 2 तो 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा समथिंग। हुआ क्या क्लियर। तो ये तुमको याद रखना है, क्या याद रखना है, 20 मिनट्स है तुम्हारा डबलिंग टाइम, तुम्हारा नहीं इक्वल का, ये तुमको याद रखना है। और उसके बाद जो पहली जनरेशन में 100% रिजल्ट है, सेकंड में उसका आधा करो, थर्ड में और आधा करो, किसका, N15 इंटरमीडिएट वाले स्ट्रैंड का, ठीक। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी बात पे, क्वेश्चन नंबर 5। वापस क्या करेंगे, कीवर्ड को करेंगे अंडरलाइन और फिर स्टार्ट करेंगे। वेयर डू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन प्रोकैरियोटिक सेल, डिस्क्राइब द 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन बोला है उन्होंने, अभी तक ट्रांसक्रिप्शन पूछ रहे थे, तो चलो बताओ कहाँ होता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन। भैया प्रोकैरियोट में तो कोई कंपार्टमेंट्स ही नहीं है, अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं है, सब कुछ एक ही में मर्ज है, तो एक ही जगह होगा, वो साइटोप्लाज्म में ही होगा सारी चीजें। वहां न्यूक्लियस है क्या, नहीं, वहां तो न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस है ही नहीं, तो ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, बहुत बार ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट भी नहीं होता है, और क्या शुरू हो जाता है, ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। याद करो, तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी। अच्छा ये बताओ भाई यूकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट में कहानी पूरी अलग है, ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर, फिर
जो mRNA वो ट्रैवल करके कहाँ आता है, न्यूक्लियर पोर्ट से बाहर साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में होता है ट्रांसलेशन। याद आया? तो वही पूछ रहे कि बताओ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहाँ होगा। अब वो पूछ रहे कि 3 स्टेप्स बताओ ट्रांसलेशन की, ट्रांसक्रिप्शन है ट्रांसलेशन की। तो याद रखना, ट्रांसलेशन को एक्सप्लेन करने के पहले आरएनए एक्सप्लेन कर देना कि कितने टाइप ऑफ आरएनए होते हैं, 3 आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, तीनों के इंडिविजुअल वर्क्स बता देना, थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर्स बता देना, फिर शुरू करना अपने ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पार्ट पूछा है कि बताओ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहाँ होता है। तो इन अ प्रोकैरियोटिक सेल बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑकर इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि अलग अलग कंपार्टमेंट तो है ही नहीं, इसलिए एक ही जगह होता है, इसलिए एक जगह ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी बहुत बार स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अब इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप। तो फॉलोइंग स्टेप के पहले यहां क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दोगे, 3 टाइप के आरएनए इन्वॉल्व रहते हैं ट्रांसलेशन में, कौन कौन से बताओगे। एमआरएनए जो क्या करेगा, जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन लिखी है, सीक्वेंस लिखा है कि अमीनो एसिड को कौन से सीक्वेंस में जोड़ना है। ठीक, ये हुई पहली बात, बताओगे एमआरएनए स्टैंड फॉर मैसेंजर आरएनए। दूसरा क्या बताओगे कि तुम्हारा टीआरएनए है, तो टीआरएनए एक एडाप्टर की तरह काम कर रहा है। ट्रांसफर आरएनए जिसका काम है अमीनो एसिड को क्या करना, ट्रांसफर करना। उसमें एक साइट रहती है जिसका नाम है एंटीकोडॉन, जो कोड्स पढ़ता है एमआरएनए के ऊपर, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो कोड रहेगा उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड अटैच होगा। अगर एमआरएनए के कोड पे, ध्यान से सुन लो, अगर एमआरएनए के कोड पे AUG लिखा हुआ है तो कौन सा अमीनो एसिड आएगा, मीथियोनिन अमीनो एसिड आएगा। हुआ क्लियर? उसके बाद तो ये टीआरएनए के बारे में बताओगे। फिर क्या है तुम्हारा आरआरएनए, तो बताओगे कि इनएक्टिव फॉर्म में 2 सब यूनिट्स में रहता है। छोटा वाला सब यूनिट आके अटैच होगा एमआरएनए पे, बड़ा वाला सब यूनिट आके उसके ऊपर अटैच होगा, फिर उसके अंदर आएगा टीआरएनए जो बेसिकली क्या कर रहा है, कैटलाइज कर रहा है प्रोसेस को। हुआ क्या क्लियर? तो चलो देख लेते हैं। फिर उसके बाद तुम ये कहानी बताना शुरू करोगे। ठीक है, वापस डायग्राम पूछा है नहीं पूछा है, पर तुम क्या करोगे, बना के आओगे। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। याद करो, पहले ही स्टेप को बोलते हैं हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या फिर एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए या फिर अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, वही पूछा है उन्होंने। तो देखो, अमीनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी ले एंजाइम अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो एक्टिवेशन करना है, अमीनो एसिड को जोड़ना है टीआरएनए पे, तो उसके लिए क्या लगता है, एनर्जी बाउंड प्रोसेस है, एटीपी का यूज होगा, एटीपी का यूज होगा तो अमीनो एसिड अटैच होगा। इसी को कुछ और नहीं बल्कि हम बोलते हैं एक्टिवेशन या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, अमीनो असाइल टीआरएनए। उसका यूज कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेसिस। हुआ क्लियर? चलो सेकंड स्टेप क्या होगा। अब अगर एक्टिवेटेड टीआरएनए हो चुका है तो अपनी अपनी लोकेशंस लेंगे। तो सबसे पहले जो एमआरएनए बह के आया था, अब वो तो आया था बह के कहां से, यूकैरियोट में, यहाँ तो वहीं बन गया, तो उसके में कौन अटैच होगा, स्मॉलर सब यूनिट। फिर कौन अटैच होगा, लार्जर सब यूनिट। फिर कौन पिक्चर में आएगा, वो टीआरएनए एंटर करेगा, ए वाली साइड पे, पी वाली साइड पे जुड़ेगा और ई वाली साइड से निकल जाएगा। याद आया? वही लिखा है, बाइंडिंग ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड विद टीआरएनए। एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बाइंड विद स्पेसिफिक टीआरएनए टू फॉर्म चार्ज टीआरएनए। इसी को मैंने चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में बोल दिया। अगला, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इनिशिएशन कोडॉन स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट कोडॉन या इनिशिएशन कोडॉन या मीथियोनिन। तो सबसे पहले वो टीआरएनए किसको पड़ेगा, एंटीकोडॉन लगा के, तुम्हारे एमआरएनए में। और एमआरएनए सबसे पहला कोडॉन कौन सा होगा, AUG। लो, स्टार्ट कोडॉन है, इनिशिएशन कोडॉन बोलते हैं, तो AUG लगा हुआ है। इनिशिएशन कोडॉन इज AUG विच कोड फॉर मीथियोनिन। याद करो, डुअल पर्पस। AUG का क्या डुअल पर्पस है, स्टार्ट कोडॉन भी है या इनिशिएशन कोडॉन भी, और साथ में कौन से अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मीथियोनिन। जैसे ही एंटीकोडॉन ने पढ़ा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AUG, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहां पड़ेगा, मतलब AUG कहां है, तुम्हारे एमआरएनए में AUG। टीआरएनए में क्या रहेगा, A की जगह U की जगह A और G की जगह C। तो यहाँ पे ऊपर अमीनो एसिड वाली जगह पे कौन सा रहेगा, मीथियोनिन जुड़ेगा। बस शुरू हो गई कहानी, इनिशिएशन हो गया। अब क्या होगा, बारी बारी से ये जो स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट पूरी आरएनए की आरआरएनए की कहाँ करेगी, मूव करते चलेगी आगे की तरफ, एमआरएनए के ऊपर रन करते चलेगी और टीआरएनए अकॉर्डिंग आते चलेंगे, बाइंड करते चलेंगे, अमीनो एसिड पहचानते चलेंगे। सही है, जो पहला मतलब जो पहले टीआरएनए आया था वो पहले टीआरएनए पे अपना अमीनो एसिड, मतलब जो पहले टीआरएनए आया और जो फिर बाद में आया, तो पहले वाले ने अपना अमीनो एसिड नया वाला जो एंटर किया उस पर शिफ्ट कर दिया, पेप्टाइड बॉन्ड का बना के, ये टीआरएनए खाली हो गया, इस साइड से निकल गया। तो देखो जरा,
Initiation codon for mRNA binds to P site of ribosome with the help of initiation factor. आगे देखते हैं, क्योंकि इतना तो हुआ नहीं, अब क्या होगा, elongation. तो देखो जरा, तो elongation of polypeptide chain. Second activated amino acid belong along the tRNA reaches the A site. याद करो मैंने बताया था A site होती है, P site होती है, E site होती है. सबसे पहले tRNA कहाँ आके अटैच होगा, P site में. फिर वापस अब ऑलरेडी भरा हुआ है ना, तो A वाला आया, अटैच हो ही रहा है, तो P वाले ने अपने ऊपर का अमीनो एसिड शिफ्ट करा दिया A पे. जब तक ये शिफ्ट करा, ये पूरा का पूरा राइबोसोम यूनिट आगे मूव कर गया. हुआ क्या क्लियर? देखो तो वही लिखा है कि जैसे ही दूसरा एक्टिवेटेड अमीनो एसिड आया अपने टीआरएनए के साथ ए साइड पे और एमआरएनए के साथ क्या हो गया, बाइंड हो गया. किसके, एयूजी के अगले. A peptide bond is formed between the two amino acid by peptidal transferase. तो ये एंजाइम भी याद रखना है. तो जैसे पी साइड पे पहले से बैठा हुआ था एक टीआरएनए, ठीक है, उसके ऊपर था एक अमीनो एसिड. ए साइड से एक नया टीआरएनए आया, बैठा अमीनो एसिड, एंटीकोडॉन मैच किया, हाँ एकदम सही है, बोला कि अमीनो एसिड ऊपर सही लगा हुआ है. जैसे ही ये कंफर्म हुआ, तो जो पहले से पी साइड पे जो टीआरएनए बैठा हुआ था उसका अमीनो एसिड, उसने बोला अच्छा सब कुछ सही है, चलो यहां से निकलते हैं और तुम्हारे ऊपर आके बैठ जाते हैं. तो नीचे रहेगा अमीनो एसिड 2 जो अभी लेटेस्ट ऐड हुआ है, और ऊपर रहेगा अमीनो एसिड 1. हुआ क्लियर? और इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड. किसने बनाया है बॉन्ड, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज ने. हुआ क्लियर? अब देखो, अब क्या होगा, ये जब हो गया तो ये वाला टीआरएनए क्या हो गया, खाली हो गया, वो निकल जाएगा ई वाली साइड से राइबोसोम के. अब ये राइबोसोम क्या करेगा, मूव कर जाएगा आगे. अब वापस, अब ये जो पूरा पहले वाला जो ए साइड में था, अब कहां शिफ्ट हो गया, पी साइड में. अब वापस नया टीआरएनए आएगा, कहां बैठेगा, ए साइड में. फिर वापस ये बोलेगा एकदम सही है, चलो अब पूरा का पूरा जो ये पॉलीपेप्टाइड की चेन है उसको शिफ्ट करते हैं और कहां बैठते हैं, ये अमीनो एसिड नंबर 3 पे. तो ऊपर से 1, 2 और 3 क्या बना, पेप्टाइड बॉन्ड. किसने बनाया, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज ने. ये वाला टीआरएनए का क्या हुआ, खाली हो गया, निकल गया ये वाली साइड से. ठीक, वापस राइबोसोम आगे मूव कर रहा. कब तक मूव करता रहेगा, जब तक कौन ना आ जाए, स्टॉप कोडॉन. कौन कौन से, यूआ, युगा, युअग. जैसे ही आया तो टीआरएनए बोला कोई अमीनो एसिड ही नहीं है इसके अगेंस्ट. तो फिर राइबोसोम को समझ में आ गया, अच्छा प्रोसेस यहीं तक थी, खत्म करनी है प्रोसेस. चलो देख लेते हैं. तो राइबोसोम ट्रांसलोकेशन एमआरएनए इन डायरेक्शन ड्यू टू व्हिच फ्री टीआरएनए, वही वाला फ्री टीआरएनए स्लिप्स अवे. कौन सी साइड से, ई साइड से. एंड पेप्टाइडल टीआरएनए रीचेस एट पी साइड. नाउ थर्ड अमीनो एसिड रीचेस द ए साइड and process continues. Termination of polypeptide chain, when a termination codon UR, UGA, UUG reaches at A site, translation terminates. Since there is no specific tRNA for this codon, तो जगह क्या जा रही है, खाली जा रही है. वो बोलेगा कोई आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब यहीं तक थी प्रोसेस. हुआ क्या क्लियर? देखो आगे, अब यही डायग्राम है, तुम बना सकते हो. मैंने बताया था एकदम सिंपल तरीके से बनाना. क्या करोगे, सबसे पहले एमआरएनए बनाओगे. बना लो भैया एमआरएनए 5' to 3' बना लो, कोड्स लगा लो, अलग अलग लगा लिए. अब क्या करोगे, कौन आके जुड़ेगा, सबसे पहले छोटा सब यूनिट, फिर कौन आएगा, लार्जर सब यूनिट, फिर कौन आएगा, टीआरएनए आएगा पिक्चर में, यहाँ बैठेगा. लो बिठा दो टीआरएनए, वहां पे बस एंटीकोडॉन मैच करवा देना, ऊपर अमीनो एसिड लिखवा देना. जहां से एंटर किया वो ए साइड, जहां बैठा वो पी साइड, जहां से निकलेगा वो ई साइड. अब वापस एक और टीआरएनए को एंटर करवाना, ठीक है, और ये आके यहाँ बैठेगा. यहाँ इन दोनों के बीच में क्या अमीनो एसिड बनेगा, ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज अपना पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, एक खाली अमीनो एसिड निकल जाएगा, और ये ऐसी लंबी चेन बनती जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन. सिंपल है एकदम. दिख बहुत खराब रहा है ना, एकदम ऐसा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, पर एकदम सीधा सीधा सा स्ट्रक्चर है. बताया था ना डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में मैंने हर चीज डिस्कस की थी कि कैसे ये डायग्राम बनाना है. हुआ क्लियर? चलो मूव करें आगे. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है. वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, हु परफॉर्म द ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट. अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, चंदे सितारे तारे सब कुछ बना दो, इंपॉर्टेंट है. व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव, डिस्क्राइब द स्टेप्स फॉलोड इन दिस एक्सपेरिमेंट. अब तुम्हारा डाउट, मैम ऐसा ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट तो पढ़ा ही नहीं है, आउट ऑफ द कोर्स नहीं पढ़ा, पता नहीं, अरे पढ़ा है. हिंट बताऊं, ये बताओ कौन से एक्सपेरिमेंट ने
एक्सपेरिमेंट में तुमने एक स्टेप पढ़ी थी जिसका नाम था ब्लेंडिंग। तो बेसिकली ब्लेंडिंग से उन्होंने वर्ड ले लिया है ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट, और ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट वही पूछ रहे हैं। याद करके सोच के देखो, बुक के पन्ने पलटाओ और देखो मैं पूछ रही हूँ कि कौन से एक्सपेरिमेंट में एक स्टेप आई थी जिसका नाम था ब्लेंडिंग। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट वही है पूरा का पूरा। तो अगर याद नहीं आ रहा है तो जरा मैं आंसर दिखा देती हूँ, फिर एकदम दिमाग की बत्ती जलने लगेगी। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट था, उसमें देखो आखिरी स्टेप, आखिरी नहीं सेकंड स्टेप क्या लिखी थी, ब्लेंडिंग। इसी से उन्होंने वर्ड उठा लिया और पूछ लिया बताओ कौन सा एक्सपेरिमेंट, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। तो ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट और कुछ नहीं बल्कि हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव, क्या प्रूव किया था, यही प्रूफ हुआ था कि प्रोटीन और डीएनए में से जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है बाबा। और इन्होंने क्या यूज किया था, इन्होंने वापस आइसोटोप यूज किया था, पर पहले वाले जैसे नहीं, मेल्सन एंड स्टाल जैसे नहीं, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी नहीं यूज की थी, उन्होंने हेवी आइसोटोप यूज किया था, इन्होंने रेडियो एक्टिव लेबलिंग की थी, ठीक है। डिस्क्राइब द स्टेप्स फॉलोड इन दिस एक्सपेरिमेंट। वापस कहीं लिखा है डायग्राम बनाओ, नहीं लिखा है, पर है ना तुम्हारी बुक में डायग्राम, तो तुम क्या करके आओगे, ड्रॉ करके आओगे, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन को। द प्रूफ फॉर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेस हु वर्कड विद बैक्टीरियोफाज। देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। तो वापस क्या करोगे, साइंटिस्ट का नाम हर्शे एंड चेस, क्या किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। किसको मॉडल ऑर्गेनिज्म लिया, बैक्टीरियोफाज को और इकोलाई को, क्योंकि बैक्टीरियोफाज लिया था, इन्फेक्शन किस पे कराया था, इकोलाई पे ना। एट द एंड उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया, सुपरनेटेंट देखा, तो किया किस पे किया, मॉडल ऑर्गेनिज्म दो थे, मतलब मेन उन्होंने बैक्टीरियोफाज को लिया क्योंकि एक वायरस है, पता है वायरस के पास दो ही चीजें होती है, कौन कौन सी, एक होता है कैप्सिड या कैप्सूल जो प्रोटीन का बना रहता है, और अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, बस। और किस पे इन्फेक्शन कराया, बैक्टीरिया पे, ठीक। चलो आगे देखते हैं। The bacteriophage on infection injects only DNA into the bacterial cell and not the protein coat. यही चीज उन्होंने प्रूव की थी। Bacterial cell treat the viral cell at its own and subsequently manufacture more virus particle. ये तो हर वायरस की कहानी रहती है। वायरस जनरली आरएनए कैरी करता है, मेजॉरिटी वायरस किसके पास डीएनए भी होता है, वो अपना आरएनए अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जैसे कोरोना और एचआईवी के केस में। अब बेचारे सेल को बोलता है अरे तो आरएनए आया, वो बोलेगा नहीं मेरे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, मैं आरएनए का डीएनए कन्वर्ट करूंगा, इस डीएनए को होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, है ना, यही हो रहा है यहाँ पे। और बेचारे होस्ट को लगेगा अरे ये तो मेरा ही डीएनए है, चलो इसमें जो लिखा है वो बनाते हैं, तो और वो वायरस के डीएनए या जेनेटिक मटेरियल बनाने लगता है, डीएनए नहीं आरएनए बनाने लगता है। इस केस में उन्होंने डीएनए ही लिया था, इसलिए डीएनए ही आगे, सिंपल थी प्रोसेस, ठीक। देखो अब कैसे हुआ, तो यहां से कहानी स्टार्ट करोगे। अब बोलोगे मैम इतना सारा लिखना पड़ेगा, पॉइंट्स में लिखो, डायग्राम बनाओ, उसमें साइड में लिखते चलो, वो भी चलेगा, पर सारे पॉइंट्स बस कवर होने चाहिए, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। दे ग्रू सम वायरस ऑन अ मीडियम दैट कंटेन, अब उन्होंने दो सेट्स लगाए थे, एक वायरस को किसमें ग्रो किया, जिसमें कैसा था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस फॉस्फेट का पार्ट होता है, फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड का पार्ट होता है, न्यूक्लियोटाइड डीएनए का पार्ट होता है, मतलब रेडियो एक्टिविटी कहां शो होगी, डीएनए के अंदर। दूसरा सेट ऑफ बैक्टीरियोफेज को कहां ग्रो किया, रेडियो एक्टिव सल्फर पे, सल्फर अमीनो एसिड का पार्ट होता है, अमीनो एसिड प्रोटीन का पार्ट होता है, तो जो कैप्सिड है या कैप्सूल है वहां पे रेडियो एक्टिविटी शो होगी, ठीक। चलो देख लेते हैं। दे ग्रू सम वायरस on a medium that contain radioactive phosphorus and some other on medium that contain radioactive sulfur. Virus grown in the presence of radioactive phosphorus contain radioactive DNA but not protein because DNA contain phosphorus. बताया ना किस फॉर्म में, फॉस्फेट के फॉर्म में। Similarly, virus grown on radioactive sulfur contain radioactive protein because DNA does not have sulfur. अब देखो क्या किया उन्होंने, अब जब तैयार हो गए, उनको लग गया है एकदम दो सेट बन गए, जनरेशन से जनरेशन सारी चीजें एकदम एंटर कर चुके हैं, रेडियो एक्टिविटी शो हो रहा है, बस अब क्या करवाया, इन्फेक्शन कराया, फिर ब्लेंडिंग कराई, वहीं से आया है नेम ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। तो देखो रेडियो एक्टिव फेजेस आर अलाउड टू इन्फेक्ट ई कोलाई, इसलिए मैंने बोला था दोनों को, अगर दो ऑर्गेनिज्म यूज किए तो दोनों का नाम लिखो, बैक्टीरियोफेज भी है, साथ में कौन है, ई कोलाई भी है। देखो जरा, रेडियो एक्टिव फेज आर अलाउड टू इन्फेक्ट ई कोलाई बैक्टीरिया एंड सून आफ्टर इन्फेक्शन द कल्चर वर जेंटली एजिटेटेड इन अ ब्लेंडर
to separate the adhering protein coat of virus from bacterial cell. It was found that when the phage contained radioactive DNA was used to infect bacteria, its radioactivity was found in bacterial cell. अगर सेल के अंदर रेडियोएक्टिविटी दिख रही है मतलब अंदर है, अगर प्रोटीन कोड जो सुपरनेटेंट है उसमें दिख रही है मतलब प्रोटीन कोड के अंदर है, पर रेडियोएक्टिविटी अगर सेल के अंदर दिख रही है मतलब फॉस्फोरस किसका पार्ट था, डीएनए का पार्ट था, मतलब जेनेटिक मटेरियल कौन था, डीएनए था। ठीक, देखो तो अगर रेडियो एक्टिविटी डीएनए में शो हो रही है, सो वाज यूज्ड टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, इट्स रेडियो एक्टिविटी वाज फाउंड इन बैक्टीरियल सेल, indicating that DNA has been injected into bacterial cells, so the DNA is genetic material, not the protein. इसी चीज को तुम चाहो ये डायग्राम से बता सकते हो, पर हर चीज प्रॉपर्ली लेबल करना, पहले लेबल करना कि S14 सल्फर 35 कहाँ यूज किया, फॉस्फोरस 32 कहाँ यूज किया, इन्फेक्शन में यहाँ मेंशन करो कि ये ई कोलाई है, फिर बताओ ब्लेंडिंग में क्या किया, मतलब इन्फेक्ट होने दिया, मिक्स होने दिया, एजिटेट होने दिया, फिर सेंट्रिफिकेशन किया। अब यहीं तक तुम्हारी कहानी रहेगी। अगर तुम सारी चीजें डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहे हो तो यहाँ नीचे तुम्हें कंक्लूजन लिखना पड़ेगा कि अगर सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी मिल रही है तो सेल के अंदर गया है, कैसी रेडियो एक्टिविटी मिल रही है, फॉस्फोरस की रेडियो एक्टिविटी। फॉस्फोरस डीएनए का पार्ट है, इसका मतलब सेल के अंदर कौन एंटर किया है, डीएनए एंटर किया है, तो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल। वहीं इसी जगह पे यहां पे सल्फर की रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में मिली है, सल्फर अमीनो एसिड का पार्ट, अमीनो एसिड प्रोटीन का पार्ट, और प्रोटीन बाहर ही रह गया, अंदर नहीं घुसा। इसका मतलब सेल के अंदर जो एंटर करता है वो होता है जेनेटिक मटेरियल। अंदर किसकी रेडियो एक्टिविटी दिखी, फॉस्फोरस की, और फॉस्फोरस है डीएनए का पार्ट का, तो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल। हुआ कि इतना क्लियर? तो अगर तुम चाहो तो ये डायग्राम ड्रॉ, चाहो नहीं डायग्राम तो ड्रॉ करके आना है, पर पूरी चीजें डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, पर एक्स्ट्रा जो चीजें तुम लिख रहे हो वो यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, तब जाके तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे। हुआ क्लियर? तो इसके साथ ये वाला जो तुम्हारा वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 5 मार्कर वाला वो होता है खत्म। तो क्या करेंगे अपन, आगे पढ़ना है, हाँ ऑफकोर्स पढ़ना है। अगर कुछ पिछला वीडियो रह गया है, कोई लेक्चर मिस आउट हो गया है, तो क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, टाइप करोगे www.magnetbrains.com, जैसे ही एंटर दबाओगे तो क्या आएगा, ये होम स्क्रीन आएगी, अपनी क्लास को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, जो मैथ्स पढ़ना चाहते हो मैथ्स पढ़ो, किसी का होगा ना पीसीएमबी कॉम्बिनेशन वो मैथ्स पढ़ेगा, बायो पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, और एंटर करो। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे चैप्टर्स दिखेंगे, चैप्टर्स के अंदर लेक्चर्स दिखेंगे, उस पर सिलेक्ट करना है और सुनते चलना है, याद भी करना है, सिर्फ सुनना नहीं है, याद भी करना है। डाउट्स होंगे तो डाउट्स पूछना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। यहाँ होता है तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज खत्म। तो मिलेंगे हम अगली सीरीज में, अगले लेक्चर में, तब तक बने रहना है मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।